हेलो दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सीएसएस की बेसिक लर्निंग के सिलसिले में लेसन नंबर 4 लेकर, जिसमें हम मज़ीद सीएसएस के बारे में सीखेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ इमेज के बारे में और कुछ इस तरह की चीज़ें सीखी थी। आज मैं नई चीज़ें आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं एक नई एक फ़ाइल बनाता हूँ HTML की, जिसका नाम हम लोगों ने ऐसा करते हैं कि मैंने चूँकि आपको इसमें टेक्स्ट के मुतालिक सिखाना है, तो मैं एक नई फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल का मैंने डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर लिखना है। सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट बनाना है और मैं बजाय कि एक अलग से HTML बनाने के, मैं एक ही इसके अंदर HTML का जो टैग है वो लगा लेता हूँ, ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। अलग अलग जाके मुझे HTML की और उसकी कोड ना करना पड़े बिल्कुल भी, इस वजह से। अच्छा, टेक्स्ट की कुछ डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग होती है, उसके मुतल्लिक हम पढ़ते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम लोग CSS के अंदर बड़े अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं H1 का अगर टैग लगाता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि मैं माई हेडिंग, तो डिफ़ॉल्ट में अगर आप इसको देखें, फ़ाइल का नाम हमने रखा था टेक्स्ट डॉट HTML, तो आपको रिज़ल्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर मैं यहाँ CSS में जाके ये कह दूँ कि H1 की जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर दें, सेव किया, वापस इसमें आए तो ये देखें। इसी तरह मैं राइट कर दूँ तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। लेफ़्ट लाइन तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखूं, पहले पैराग्राफ बनाता हूं। पैराग्राफ के अंदर मैं सैम्पल टेक्स्ट लिखता हूं, लॉरम इप्सम, और देखें ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं ये कह दूं कि मैं थोड़ा ना बड़ा पैराग्राफ लिखता हूं, 2 लाइनें मैंने इस तरह लिख दी, थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे ज़रा समझने में आसानी रहेगी जो चीज़ मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ पी के टैग को आप टेक्स्ट अलाइन ऐसा करें कि राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट तो वो है, राइट कर दें, तो ये क्या राइट हो गया। सेंटर करूँगा तो सेंटर हो जाएगा। और एक हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा करते थे जस्टिफाइड, जस्टिफाई पे क्लिक किया तो ये दोनों तरफ, जस्टिफाई क्या होता है कि दोनों तरफ से इक्वल कर देता है, दरमियान में स्पेसिस को एडजस्ट कर देता है, आखिरी लाइन बस रहने देता है जितना टेक्स्ट उसमें आता है, बाकी वो आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह टेक्स्ट अलाइन के साथ एक चीज़ होती है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, मैं उसको कह देता हूँ राइट। तो देखें होगा क्या कि जो लास्ट वाली लाइन है उसकी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। मैंने वैसे इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाइड की, यानी दोनों तरफ से इक्वल हो, मगर लास्ट लाइन को मैंने राइट अलाइन कर दिया, तो ये लास्ट अलाइन इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। फिर मैं एक पैराग्राफ और लगाता हूँ, उसके अंदर भी मैं लिखता हूँ लॉरम इप्सम का टेक्स्ट, मगर अब होगा क्या कि मैंने दोनों पैराग्राफ को, वो जो मैंने CSS स्टाइल अप्लाई किया वो लग गया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पहले वाले को लगे, तो उसके लिए मैं इसको क्लास दे देता हूँ P1 और मैं इसको डॉट P1 कह देता हूँ। तो आपने देखा कि सिर्फ वो P1 ही उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट हुई हुई है। इसको मैंने क्यों नहीं किया, मैं इसको ज़रा, मैं नया स्टाइल इसके लिए, इसको मैं पहले क्लास देता हूँ P2, और मैं ज़रा इसको ना, दिस इज़ माई पैराग्राफ, सिंपल शॉर्ट, अब आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है, दिस इज़ माई पैराग्राफ। अच्छा, अगर मैं इसको, इसके लिए मैंने एक और हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट। इंग्लिश जो है वो हमारी LTR लेफ़्ट टू राइट लैंग्वेज है, और उर्दू जो हमारी है वो RTL है, राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेज है। अगर मैं इसको राइट टू लेफ़्ट कह दूं तो अब देखेंगे क्या होगा।
सॉरी P1 नहीं, P2, रिफ़्रेश। तो ये देखें मेरा ये जो पैराग्राफ है वो राइट अलाइन, राइट अलाइन तो नहीं आप इसे कहेंगे, अलाइन की भी एक टाइप है। ये मेरी लैंग्वेज मैंने इसकी राइट टू लेफ़्ट साइड कर दी तो वो राइट साइड से शुरू होगा। अगर मैं इसी के अंदर कोई उर्दू लिख दूँ, हमारी उर्दू लैंग्वेज जो है वो राइट टू लेफ़्ट है, मैं इसको उर्दू कीबोर्ड में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरी पहली लाइन है, तो देखें ये उर्दू इस तरह से आएगी, इस तरह से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं वापस इसको इंग्लिश में लाता हूँ। एक काम और हम कर सकते हैं, ये देखें इसको जब मैंने किया है ना, ये लिखा हुआ है तो ये राइट लाइन, मगर इसकी डायरेक्शन देखा जाए वो लेफ़्ट साइड पे है, यानी कि दिस का टी लेफ़्ट से शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये टी उस साइड पे चला जाए, ये उलट हो जाए। तो उसके लिए हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है, इसे हम कहते हैं यूनिकोड BD, यूनिकोड BD, BD ओवरराइड। अब देखें रिज़ल्ट, ये भी उस साइड पे चला गया। इस तरीके से आप अपनी अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसी को ही अप्लाई करता हूँ इस वाले पैराग्राफ को। मैं कहता हूँ या चले नहीं, एक पैराग्राफ मैं और लिख लेता हूँ P3, उसको मैं क्लास दे देता हूँ P और क्लास P3। दिस इज़ न्यू पैराग्राफ नंबर 3। अब इसको मैं लगाता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन। ये देखें रिफ़्रेश, ये पैराग्राफ बना, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, इसकी अंडरलाइन हो गई। इसी तरह मैं अगर इसको ओवरलाइन कहूँगा तो ऊपर लाइन आएगी। अगर मैं लाइन थ्रू कहूँगा तो दरमियान में कटी हुई लाइन आएगी। अगर मैं ओवरलाइन स्पेस अंडरलाइन दोनों दे देता हूँ तो ऊपर और नीचे दोनों लाइनें आ जाएंगी। मैं फ़िलहाल सिंपल इसको अंडरलाइन रखता हूँ, अंडरलाइन। एक और इफ़ेक्ट होता है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर रेड, फॉर एग्ज़ाम्पल। ये ले, जो अंडरलाइन मैंने लगाई है उसका रंग भी आप मेंशन कर सकते हैं, इवन उसका स्टाइल भी मेंशन कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ये वाले स्टाइल मौजूद हैं। सॉलिड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डैश्ड, ये वेवी देखते हैं कैसा है, वेवी इस तरह का होता है। और इसके अलावा डबल अंडरलाइन, डबल होता है, वेवी होता है, डॉटेड, डैश्ड, हाँ और वेवी, हाँ बस ये 3-4 होते हैं। ये स्टाइल आप लगा सकते हैं, यही बॉर्डर में भी इस्तेमाल में आते हैं। तो आप अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल भी आप मेंशन कर सकते हैं CSS के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहता हूँ अपर केस। देखें ये जो नॉर्मल मेरा लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मल ऐसे है, जब मैं अपर केस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे लोअर हो गए। और अगर मैं इसको कैपिटलाइज करूँगा तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, ये कैपिटलाइज होता है। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ है स्पेसिंग। स्पेसिंग में हमारे पास मैं ना एक नया पैराग्राफ लिखता हूँ, उसको मगर ऊपर रखता हूँ P.P4। इसके लिए मैं ये लोरम इप्सम ही, वैसे तो उसको भी अप्लाई कर सकता था, चलें नहीं हाउ, मैंने कहा .P4 टेक्स्ट इंडेंट, मैं सपोज 50 पिक्सल्स कह देता हूँ, रिफ़्रेश। ये मेरा पैराग्राफ है और देखें इंडेंटेशन क्या करती है, सिर्फ़ और सिर्फ पहली लाइन के साथ स्पेस का इजाफा कर देती है। सेम फीचर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है जो कि अब
CSS में भी आपको देखने को मिलता है, इसे इंडेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा स्पेसिंग के अंदर हम लोग वर्ड स्पेसिंग, सॉरी वर्ड रैप नहीं, वर्ड स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि 10 पिक्सल करके देखते हैं हर वर्ड के दरमियान। ये देखें, हर वर्ड के दरमियान जितनी भी मैंने स्पेसिंग सेट की है वो आपको देखने में नज़र आएगी। और अगर मैंने सिर्फ करेक्टर्स, यानी ये लोरम का LOR, ये 3 डिफरेंट करेक्टर्स हैं, इनके दरमियान में स्पेसिंग सेट करनी हो तो फिर आप कहेंगे लेटर स्पेसिंग, लेटर्स के दरमियान रिफ्रेश। ये देखें, अब लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग आ गई है, ना कि वर्ड्स के दरमियान। तो आप स्पेसिंग को भी ऐसे हैंडल कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही आप एक चीज़ कर सकते हैं, लाइन हाइट। लाइन हाइट डिफ़ॉल्ट में 1 होती है। अगर मैं कहूँ 1.5, ये देखिए लाइन के दरमियान की स्पेसिंग सेट हो गई। अच्छा, आप कम भी कर सकते हैं, 0.8, 1 से कम। यही काम आप लेटर स्पेसिंग में भी कर सकते हैं और वर्ड स्पेसिंग में भी माइनस में भी जा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसको मैं 0.5 करूं तो ये देखें आपस में एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी, इतनी कम स्पेसिंग हो गई। डबल करनी है तो 2 लिखें, डबल स्पेसिंग हो जाएगी, या जितनी भी आप करना चाहते हैं। ये आप लाइन स्पेसिंग मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर होती है। अब एक आपने चीज़ नोट की कि मेरा ये पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, तो जैसे ही लाइन पूरी हुई तो वो बाकी का पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन पे आ गया। इस पैराग्राफ का भी यही बिहेवियर है। अगर आप इसके साथ लिख दें कि मेरी जो वाइट स्पेसिंग है, वाइट स्पेस है, वो रैप नहीं होनी चाहिए, नो रैप, फिर देखें रिज़ल्ट क्या होता है। ये देखें, अब जो पैराग्राफ पूरा हुआ है वो रैप नहीं हुआ, आगे कंटिन्यू कर गया। तो ये डिफ़ॉल्ट में आप स्पेसिंग को रैप नो रैप कर सकते हैं, जो कि शायद ही कभी ज़रूरत पड़े, मगर बहरहाल ये CSS की एक प्रॉपर्टी है और हम लोगों ने इसको सीखना है, मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाई। नेक्स्ट मैं हेडिंग पे आ जाता हूँ, और इस है जो मैंने नेक्स्ट इफ़ेक्ट आपको सिखाना है वो मैं इस हेडिंग पे सिखाता हूँ। वो है टेक्स्ट शैडो। मैंने कहा कि राइट साइड पे 2 पिक्सल हो जाए और बॉटम से भी 5 पिक्सल हो जाए थोड़ा सा। लेट्स सी, रिज़ल्ट देखते हैं कि किस किस्म का रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें, राइट साइड से थोड़ा कम है, मैंने सिर्फ 2 पिक्सल्स किया था। बॉटम से मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था, इसको 5 पिक्सल किया था। अगर मैं अपने इस शैडो को कोई कलर देना चाहूँ, यानी मैं कहता हूँ रेड कलर का शैडो हो जाए, हालांकि होता तो नहीं रेड कलर का शैडो, मगर बहरहाल हमारी मर्ज़ी, CSS है। ये देखिए शैडो हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहूँ तो रेड से पहले, कलर से पहले 2 पिक्सल्स ब्लर कर दें, देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया। अब इसका बड़ा अमेजिंग मैं इफ़ेक्ट एक निकालता हूँ। टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं और जो शैडो है वो ब्लैक कर देते हैं। देखें ज़रा क्या रिज़ल्ट मिलता है। इस तरह का बड़ा अमेजिंग सा एक प्यारा सा इफ़ेक्ट बनता है। मज़ीद 1-2 इफ़ेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इसको ख़त्म करके वो इफ़ेक्ट लगाता हूँ। ये देखें, ये देखें, है ये शैडो, मगर इसका एक इफ़ेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इस तरह मुख्तलिफ आप शैडो को कंट्रोल कर सकते हैं टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी के साथ। और इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं, और जो हमने पहले भी शायद किसी लेसन में थोड़ा सा देखा होगा, और वो है, मैं ज़रा शैडो का इफ़ेक्ट ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी रहे अगले इफ़ेक्ट को। फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा, ये फ़ॉन्ट फैमिली पे जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट की तो एक लिस्ट बनी बनाई जो है मुझे मेरे माइक्रोसॉफ्ट VS कोड एडिटर ने डिस्प्ले करवा दी। इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट नेम्स आ रहे हैं जो इस वक्त आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं, मोस्टली वही होते हैं। मगर आप एक चीज़ और देखें कि एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट नेम हमें नज़र क्यों आ रहे हैं। देखें, ये जो वेब होती है ना, ये डिपेंडेंट होती है
जिस कंप्यूटर पे इस वेब को ओपन किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उस पे। अब आप ये अपने कंप्यूटर पे बैठ के इसको बना रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो फ़ॉन्ट्स आपकी विंडोज़ में आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं, वो आपकी वेबसाइट कोई और दूसरा शख्स जब ओपन करे, उसमें वो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल ना हों। तो फिर वो काम नहीं करेगा सही तरीके से, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आपको नज़र आ रहा है। फ़ॉन्ट वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट का मतलब होता है, अगर पहला फ़ॉन्ट उस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो फिर दूसरा फ़ॉन्ट ट्राई करें। अगर दूसरा नहीं है तो फिर तीसरा करें। आप इस तरह ज़्यादा भी दे सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं फॉल बैक फ़ॉन्ट्स। तो फॉल बैक फ़ॉन्ट्स देना बेहतर होता है, ताकि आप तीनों फ़ॉन्ट्स पे अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसकी लुक कैसी आएगी, आप उस हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉल बैक फ़ॉन्ट्स दिए जाते हैं और मोस्टली ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ज़्यादातर ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड तकरीबन हर सिस्टम में, हर यूआई में, आपका मैक है या फिर आपकी विंडोज़ है, इसके अंदर मौजूद होते हैं ज़्यादातर। तो ये स्टैंडर्ड किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं। आप इनको अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई किया, इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 5 फ़ॉन्ट्स हैं। अच्छा, ये भी शायद आपके ज़हन में क्वेश्चन आए कि किसी फ़ॉन्ट के इर्द-गिर्द ये कोटेशन या ये अपॉस्ट्रॉफ़ी, ये सिंगल वाली को अपॉस्ट्रॉफ़ी कहते हैं या सिंगल कोट कहते हैं, और डबल वाली को डबल कोट कहा जाता है, या स्ट्रिंग कोट भी कहा जाता है, वो लगाई जाती है। तो जिस फ़ॉन्ट के नेम के अंदर स्पेस है ना, उसके इर्द-गिर्द ये लगाना लाज़मी है। जिसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, उसके अंदर लगाएँ, ना लगाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लगा लेंगे तब भी चल जाएगी, नहीं लगाएँगे तब भी चल जाएगी। अब चूँकि आपने अपने इसको बताना है वेब को कि भई ये फ़ॉन्ट का नाम यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है, तो आपने इस पूरे को एक नाम के तौर पे एडजस्ट करना है। तो इसलिए फिर वो अपॉस्ट्रॉफ़ी के अंदर लिखा जाता है। सेव करें, देखते हैं अब हमारा फ़ॉन्ट जो है चेंज होता है। चेंज हो गया है। मैंने कलर वाइट दिया हुआ है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। चलिए, कलर मैंने ऑरेंज दे दिया। रिफ़्रेश। ये देखें, ये हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर मैं सेम कोड लगाता हूँ और एक H1 सेम कॉपी लेता हूँ आपको, ताकि मैं फ़र्क समझा सकूँ। इसको मैं क्लास H1 दे दी और डॉट H1 की क्लास को मैंने ये लगाए। अब सिर्फ H1 को ये फ़ॉन्ट लगा हुआ है, इसको नहीं लगा, ये डिफ़ॉल्ट है, नॉर्मल है। तो देखें, आपको फ़ॉन्ट स्टाइल में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि आप स्टैंडर्ड से हट के एक बड़ा स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आप लगा सकते हैं। उनको हम लोग कहते हैं वेब फ़ॉन्ट। अब वेब फ़ॉन्ट ऑलरेडी बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जो कि आपको वेब फ़ॉन्ट प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें गूगल फ़ॉन्ट्स सर-ए-फ़हरिस्त है। गूगल पे आप जाएँ, अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें और उसको आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल तो ये देखें, उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, मैंने ये कॉपी किया है, मैं ये हेड में जाके ये वो फ़ॉन्ट, उसकी सीएसएस जो मुझे गूगल ने दी है, मैं वो अप्लाई करता हूँ और उन्होंने मुझे जो फ़ॉन्ट नेम दिया है, ये मैंने कैसे लिया, मैं ये तरीका भी आपको बताता हूँ। ये वो फ़ॉन्ट फ़ैमिली में इसको ख़त्म करके जो गूगल ने दिया है, सोफ़िया फ़ॉन्ट का नाम है, ये वाली। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, ये देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। इस तरह ये नॉर्मली सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होता। मैंने ये फ़ॉन्ट लेने के लिए क्या किया, गूगल पे सर्च किया, गूगल फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट की जो वेबसाइट आई, इसको ओपन किया। अब फ़ॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जो मुझे इनमें से अच्छा लगता है। ये देखें, ये फ़ॉन्ट्स आ गए, ये भी है, ये भी है। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इन्होंने सारा ही चेंज कर दिया काफ़ी। मैं बड़े अरसे बाद इस वेबसाइट पे आया हूँ। एनी हाउ, मैंने इसको सेलेक्ट रेगुलर फ़ॉन्ट। अच्छा, इसमें भी उन्होंने एक रेगुलर फ़ॉन्ट दिया हुआ है और एक ये भी रेगुलर है। ये डिफरेंट स्टाइल हैं। अच्छा ठीक है, मैंने ये, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट,
सेलेक्ट हो जा भाई। हाँ जी, ये मैंने जब सेलेक्ट पे क्लिक किया तो ये देखें, ये वो लिंक नज़र आ गया मुझे जो मैंने इस्तेमाल करना है। ये मैंने कॉपी किया इस फ़ॉन्ट का लिंक। ये दो दो क्यों बता रहा है, शायद फिर दोनों कॉपी करने होंगे। ये मैंने दोनों ये कॉपी किए और अपने कोड्स में जहाँ पहले मैंने ये वाला लिंक की CSS इंक्लूड की थी उसको रिमूव करके ये जो नए मैंने कॉपी किए हैं उनको पेस्ट किया। और फ़ॉन्ट फैमिली नेम मैं वापस जाता हूँ गूगल की वेबसाइट पे, ये नीचे इन्होंने ये फ़ॉन्ट फैमिली नेम दिया, ये मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं फ़ॉन्ट फैमिली नेम जो गूगल ने प्रोवाइड किया है उसको यूज़ करता हूँ, सेव करता हूँ और वापस अपनी वेबसाइट पे आके देखता हूँ कि ये कैसा लगा। ये देखें, सेम वही फ़ॉन्ट इम्प्लीमेंट कर लिया जो मैंने यहाँ गूगल फ़ॉन्ट पे। अब मैं एग्जैक्ट ये वर्ड लिखता हूँ, इसको बंद करते हैं, ये देखने के लिए कि आया ये वैसा ही लग रहा है। कॉपी और अपने कोड्स में H1 के अंदर माई हेडिंग के बजाय सेम टेक्स्ट पेस्ट किया। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें। इस तरह आप वेब फ़ॉन्ट्स और भी आप सर्च कर सकते हैं, मगर बेस्ट है गूगल फ़ॉन्ट जो कि फ्री है। बहुत सारी वेबसाइट्स ये वाले गूगल फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल कर रही हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक फ़ॉन्ट के मज़ीद स्टाइल्स हैं, मैं H2 ऊपर ही लगा लेता हूँ। H2 दिस इज़ हेडिंग नंबर, नहीं H2 नहीं, पैराग्राफ करता हूँ क्योंकि हेडिंग और बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होती है, तो मैं बोल्ड करूँगा तो पता ही नहीं चलेगा। दिस इज़ पैराग्राफ और इसको कोई क्लास दे देते हैं, क्लास S यानी स्टाइल्स डॉट S फॉन्ट। अब नॉर्मल पहले इसको हम देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। रिफ़्रेश, ये देखें ये पैराग्राफ है। अब मैं इसके अंदर मैं कहता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये इटैलिक हो गई। अच्छा, इसमें एक और यूज़ होता है ऑब्लिक, ये सेम इटैलिक होता है, सिर्फ इसमें और इटैलिक में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसके कि बहुत सारे ब्राउज़र ऑब्लिक का वर्ड सपोर्ट नहीं करते, इटैलिक सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, यानी कि इसकी सपोर्ट बहुत कम है, तो इसलिए ऑब्लिक को भूल जाएं, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, तो यही आपने रखना है। इसके अलावा मैं इटैलिक भी रखता हूँ और इसको फ़ॉन्ट वेट बोल्ड भी कर देता हूँ। ये ले, बोल्ड भी हो गया ये टेक्स्ट, दिस इज़ पैराग्राफ का वर्ड। अच्छा, मैं एक चीज़, मैं इसको ज़रा ये दोनों चीज़ें ख़त्म करता हूँ जो मैं अभी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फ़ॉन्ट वेरिएंट अभी मैं नॉर्मल रखता हूँ, ये नॉर्मल पैराग्राफ है। अगर मैं इसको कह देता हूँ स्मॉल कैप्स, रिफ्रेश, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी हम लोग चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स, और थोड़ा बड़ा करूँ ताकि मैं आपको मज़ीद 40 पिक्सल्स एक्सप्लेन कर सकूँ। अब नोट करें, स्मॉल कैप्स का मतलब ये हैं स्मॉल ही, जिनको मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, बट हैं कैपिटल, साइज में छोटे हैं मगर हैं कैपिटल, तो स्मॉल इन कैपिटल्स, इसलिए इसको स्मॉल कैप्स। फ़ॉन्ट वेरिएंट की एक ये फीचर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है, उसी को इन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ में ना एक मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की 40 पिक्सल्स, दूसरा मैं अगर यूँ कह दूँ 10VW। अच्छा, इससे होगा क्या, रिफ्रेश, देखिए मैं ये खोल के इंस्पेक्ट, जैसे जैसे फ़ॉन्ट स्क्रीन की साइज़ को मैं बदल रहा हूँ तो ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसके साथ साथ वो चेंज हो रहा है। 10VW का मतलब होता है 10% ऑफ व्यू विड्थ, यानी जितना ये व्यू है, ये व्यू जितना ये वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसकी जितनी विड्थ है उसके हिसाब से 10% ऑफ दिस टेक्स्ट, यानी ये पूरे आप सेंटेंस का 10% नहीं है स्क्रीन का, ये कोई इसका अपना हिसाब होता है जो स्क्रीन के मुताबिक एक करेक्टर का वो जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो 10% है। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से आप देखें कि ये या ये स्क्रीन के साइज़ को चेंज करने से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज नहीं होगा,
जबकि ये चेंज हो रहा है क्योंकि आपने इसको व्यू विड्थ के हिसाब से चेंज किया है। तो इस तरीके से भी आप फ़ॉन्ट साइज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कुछ आइकन्स होते हैं, सीएसएस आइकन्स हम उन्हें बोलते हैं। हमें उसमें मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस लेवल पे शायद आइकन्स बनते हैं। मैंने भी कभी सीखने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इस्तेमाल किए हैं। तो आप बहुत सारे आइकन्स आप अपने इमेज को इस्तेमाल किए बगैर अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, जिसमें सर फहरिस्त और फेमस जो मैंने सबसे पहले यूज़ किया था वो था फ़ॉन्ट ऑसम। फ़ॉन्ट ऑसम के नाम की एक लाइब्रेरी है, ये मैं उस पे जाता हूँ। फ़ॉन्ट ऑसम, फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे हम आते हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है कि इसको हम डाउनलोड करें, इसकी सीएसएस फ़ाइल अपने कोड्स में रखें और फिर हम उसको इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये है कि ये आपको ऑलरेडी अपलोडेड वर्जन प्रोवाइड करते हैं, जिसको सीडीएन बोलते हैं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने कहीं दिया है यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि इन्होंने अपने इसमें प्रोवाइड किया है सीडीएन, मगर मैं जो सीडीएन यूज़ करता हूँ cdnjs.com पे जाके, या मैं फ़ॉन्ट ऑसम सर्च करूँगा, फ़ॉन्ट ऑसम, तो ये आ गया फ़ॉन्ट ऑसम। मैं जब इसको ओपन करता हूँ, बल्कि ये कॉपी यूआरएल कर लेता हूँ और अपने इसमें आता हूँ, तो जैसे हम लिंक लगाते हैं दूसरी सीएसएस फाइलों का, ऐसे ही ये सीएसएस फाइल का लिंक लगाना है, स्टाइल शीट और एएच रेफरेंस, वो जो मैंने कॉपी किया, पेस्ट। लें जी, ये फ़ॉन्ट ऑसम मेरे इस डॉक्यूमेंट में शामिल हो गया। अब आइकन लगाने के लिए मैं, बल्कि बड़े आइकन लगाने के लिए H1 के अंदर आके लगाता हूँ। आइकन लगाने के लिए वापस फ़ॉन्ट ऑसम की इस आइकन्स वाले टैब में मैं आ गया। तो यहाँ पे ये सारे आइकन्स की लिस्ट मौजूद है। नहीं है तो आप सर्च कर लें। मतलब मुझे आइकन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करने का आइकन चाहिए। ये सर्च किया तो ये अभी सर्च परफॉर्म हो रही है। ये आइकन्स आ गए, ये ऐड आइकन्स, ये आइकन्स की लिस्ट आ गई है। अच्छी, काफ़ी सारे आइकन्स दे दिए। ऐड का एग्जैक्ट आइकन नहीं दिया मैं, अगर ये अब आए। अच्छा, मुझे इनमें से कुछ प्रो हैं जो कि पेड आइकन है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं इनको फ़िल्टर कर लेता हूँ, सिर्फ फ्री वाले आइकन शो करवाए। ये आ गए। ये देखें, ये प्लस का आइकन है, या ये यूज़र प्लस का आइकन है, या ये हैं, काफ़ी सारे आइकन आ गए। ओके, मैं यूज़र प्लस का आइकन इस पर क्लिक करता हूँ तो एक कोड आ जाएगा। लोड नहीं हो रहा, बस मैंने उस कोड को कॉपी करके पेस्ट करना है, मेरा आइकन लग जाएगा। दोबारा क्लिक किया, काम नहीं कर रही इनकी वेबसाइट। मुझे कोड ज़ुबानी याद है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आई का टैग, क्लास एफ ए प्लस, ये वो इसका कोड मुझे याद है। बस आई का टैग बंद करें और मैं वापस अपनी साइट पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, मगर ये आइकन्स क्यों नहीं आ रहे। मैंने गालिबन सेव नहीं किया, सेव किया मैंने, FAS है शायद। रिफ़्रेश, जी, ये देखें, ये प्लस का आइकन लग गया। मैं वापस आता हूँ किसी और आइकन पे। हाँ, अब ये खुल रहा है। अगर ये कैलकुलेटर का आइकन है, ये कोड्स हैं, इस पर क्लिक करके कॉपी किया और ये लें प्लस के साथ इसको पेस्ट कर दिया, रिफ़्रेश किया, ये आइकन आ गया। तो वो जो यूज़र प्लस वाला था, अब उस पर ट्राई करते हैं। अब वो खुल गया। ये लें, क्लिक किया, पेस्ट किया, रिफ़्रेश किया, यूज़र प्लस का आइकन। तो ये बहुत सारे आइकन हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे आइकन है। क्लाउड आइकन चाहिए, डाउनलोड आइकन चाहिए, आप इस तरह के आइकन अक्सर वेबसाइट्स पे देखते होंगे। ये क्लाउड आइकन किसने टाइप किया, ये ले, इस पर क्लिक किया, ये कॉपी कर लिया। और ये याद रखिएगा, जब तक आपने अपने
HTML के अंदर ये इंक्लूड नहीं की हुई फॉन्ट आसम की फ़ाइल CSS फ़ाइल, तब तक ये काम नहीं करेंगे। देखें, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ना इस और सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें कोई आइकन नज़र नहीं आ रहा किसी भी किस्म का। तो अंडू आपको ये इंक्लूड करवाना लाजमी है, फिर जाके कहीं आपको ये आइकन नज़र आएंगे या आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज का ये शॉर्ट टेक्स्ट फॉर्मेट्स का जो लेसन है ये इतना इनफ है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।